Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. ट्रांसक्रिप्शन। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए बाय द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। अब इसके ये स्टेप्स हैं और उसकी रिक्वायरमेंट्स, और उसके बाद हम इन एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। रिक्वायरमेंट्स में इनिशिएशन, यानी कि इसका पहला स्टेप है इनिशिएशन, द सेकंड वन इज इलोंगेशन एंड द थर्ड वन इज टर्मिनेशन। अब इनिशिएशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले प्रोमोटर सीक्वेंस, वी विल डिस्कस इट लेटर। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना, तो यहाँ पे उसका हॉलो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, हॉलो एंजाइम। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जिसमें ऑब्वियसली यू नो कि अगर ये आरएनए है तो इसमें एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये प्रेजेंट होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हो गया। उसके बाद मैग्नीशियम आयन जो इस एंजाइम का को सपोर्ट करेगा और इस एंजाइम को एज ए एक्टिवेटर वर्क करेगा। इलोंगेशन का जो स्टेप है, इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड, दो तरह के स्ट्रैंड्स होते हैं, ये भी डिस्कस करते हैं। अभी हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट जो डीएनए स्ट्रैंड है, इसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो ये दो तरह के स्ट्रैंड्स होते हैं, एक एंटीसेंस स्ट्रैंड और एक सेंस स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज का आरएनए पॉलीमरेज कोर चाहिए, जो कि एक बेसिकली एपो एंजाइम है जो कि इसका प्रोटीन पार्ट है। और ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट भी चाहिए इसमें, और मैग्नीशियम आयन भी रिक्वायर्ड होगा। टर्मिनेशन के स्टेप की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक तो यहाँ पे टर्मिनेशन साइट हो, जैसे यहाँ पे प्रोमोटर साइट थी, यहाँ पे टर्मिनेशन साइट जो है वो प्रेजेंट होगी। तो फिर ये टर्मिनेशन रिएक्शन होगा, टर्मिनेशन का स्टेप होगा। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक जो है ना सीक्वेंस होता है, जिसको टर्मिनेशन सीक्वेंस भी कहते हैं। टर्मिनेशन साइट पे ही वो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, और दैट सीक्वेंस इज GCGCATATAT। तो ये सीक्वेंस भी प्रेजेंट होगा एट दैट स्पेसिफिक साइट। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं अबाउट दी स्टेप्स। और अब हम एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले प्रमोटर रीजन को डिस्कस करना है। अब हमने प्रमोटर वो साइट है ऑन डीएनए स्ट्रैंड जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करता है। अब इन प्रोकैरियोट्स ये जो प्रमोटर साइट्स हैं ये दो हैं, जिसमें ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है TTGACA -35 सीक्वेंस इसको कहा जाता है, और टाटा ET -10 सीक्वेंस कहा जाता है। प्रोकैरियोट्स में यही दो जो सीक्वेंसेस हैं ये -25 और -75 सीक्वेंस कहलाते हैं। अब ये माइनस क्या है, तो इसको अंडरस्टैंड करना है। डीएनए के स्ट्रैंड पे एक पॉइंट होता है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट कहते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के इस तरफ जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो माइनस से रिप्रेजेंट होते हैं। इसको कहा जाता है अपस्ट्रीम और इसको कहा जाता है डाउनस्ट्रीम। तो ये जो अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके इस तरफ देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन साइट के इस तरफ, तो ये सीक्वेंस आएगा -10 पे जो यहाँ पे है TATAAT, और इस तरफ आएगा TTGACA। तो प्रोकैरियोट्स को यहाँ पे शो किया जा रहा है, क्योंकि हमारी बुक में भी प्रोकैरियोट्स की ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट है। तो इसमें टाटा ET -10 और ये -35 TTGACA, तो ये सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इसे हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं। और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इस प्रोमोटर रीजन पे जाके ही बाइंड होता है इन द स्टार्ट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है यहाँ पे, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होनी है, जहाँ पे उसने बबल बनाना है।
यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड होना है, उसके बाद उसने आगे को बढ़ना है, डाउन स्ट्रीम की तरफ जाना है। तो यहाँ से ये +1 इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का सीक्वेंस होता है, +1 उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज को अब डिस्कस करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो हमने डिस्कस किया कि वो एंजाइम है जो कि आरएनए की सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम द डीएनए। तो प्रोकैरियोट्स में ये 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि सिंथेसाइज करते हैं राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो कि सिंथेसाइज करते हैं मैसेंजर आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो सिंथेसाइज करते हैं ट्रांसफर आरएनए। जबकि प्रोकैरियोट्स में एक ही आरएनए पॉलीमरेज तीनों आरएनएज की सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। अगर हम अब इस आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर को देखें तो इनिशियली अब इसमें आरएनए पॉलीमरेज में एक होता है कोर एंजाइम और ये मिलता है सिग्मा फैक्टर के साथ, तो फिर ये बनाता है अ कंप्लीट हॉलो एंजाइम। अब ये मैंने मेंशन किया था इनिशिएशन के स्टेप में। अब इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि जो इसका सिग्मा फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है कि ये इनिशिएट करेगा और उसके बाद रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली द नॉन प्रोटीन पार्ट, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, और जो कोर एंजाइम है ये इसका प्रोटीन पार्ट यानी कि एपो एंजाइम है। तो ये जब इनिशिएट करेगा उसके बाद जो कोर एंजाइम जो कि इसका एपो एंजाइम है ये बेसिकली कंप्लीट करता है फिर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। तो कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो ये अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो अब हम डीएनए के स्ट्रैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि 2 तरह के स्ट्रैंड्स होते हैं, टेम्पलेट और एंटीसेंड स्ट्रैंड। तो ये इसको क्यों कहते हैं ये अब हमने डिस्कस करना है। तो ये देखिएगा, अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रैंड है। अब मैं इसको सेपरेट करता हूँ लाइक दिस वन एंड दिस वन। ओके, अब सपोज वी रिक्वायर दिस स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड है हमारे पास TCGAT, ये जो स्ट्रैंड है इसमें जीन प्रेजेंट है, यानी कि इस स्ट्रैंड में जेनेटिक कोड जो है वो प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रैंड को हमने नाम दे दिया कोडिंग स्ट्रैंड। सपोज दिस वन इज द कोडिंग स्ट्रैंड जिस पे कोड प्रेजेंट है। तो अब हम ट्रांसक्रिप्शन किस स्ट्रैंड की करते हैं, यहाँ से हमने ये अंडरस्टैंड करना है। अब ये हमें रिक्वायर है, यानी कि ये जीन जो है ये हमें रिक्वायर है। तो ऑब्वियसली डीएनए से वही आरएनए बनना है जिसमें डीएनए का प्रॉपर मैसेज जा रहा होगा। जो जेनेटिक मैसेज होगा वैसा ही मैसेज आरएनए में प्रेजेंट होगा। ये बहुत ज़रूरी है समझना। जैसा डीएनए पे मैसेज होगा, जैसा डीएनए पे जीन्स होगी, उससे मिलता जुलता ही आरएनए पे कोड होना चाहिए, तो फिर वो कोड उस पर प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इस कोडिंग स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो फिर जो इससे आरएनए बनेगा उसके ऊपर जो कोड आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे। टी हो जाएगा ए, सी हो जाएगा जी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा यू और ये हो जाएगा ए। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि ये जो स्ट्रैंड बना है, ये जो मैसेंजर आरएनए इससे बना है, इस मैसेंजर आरएनए की जो रिजेंबलेंस है वो किस स्ट्रैंड से है? वो इस स्ट्रैंड से, ए जी सी यू ए। तो रिजेंबलेंस इस स्ट्रैंड से हो रही है, जबकि हमें रिक्वायर है इस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंगली जो हम मैसेंजर आरएनए बनना चाहिए, इस स्ट्रैंड के कोड्स उसके अंदर आने चाहिए, इस स्ट्रैंड की मैसेज उसके अंदर आना चाहिए। तो इसका मतलब इस कोडिंग स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। इस कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। तो इसका मतलब इस स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, इस स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। तो अगर हम अब इसकी, मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करता हूँ इस स्ट्रैंड की, तो ये देखिएगा इसके जब हम इसकी करते हैं
ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पे आ गया U, यहाँ पे आ गया C, यहाँ पे आ गया G, यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे आ गया U। अब इसको देखो, U, ये T से एग्जाम्पल C, G, A, U, तो इस स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होगी, इसलिए इस स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं या एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था कि हम बेसिकली किस स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन होती है, कोडिंग स्ट्रैंड की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। अब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले जो है ना, इसका इनिशिएशन स्टेप है। तो इसमें ये आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको दो यानी एक डबल स्ट्रैंड, उसमें मैंने प्रमोशन साइट और एक टर्मिनेशन साइट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी है। और ये वो साइट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। दिस वन इज 3' to 5', दिस वन इज 5' एंड 3'। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि विच रिप्रेजेंट द टेम्पलेट स्ट्रैंड अमंग दीज। सो 3'5", 5'3", 3'5", 3'2'5" एंड 5'2'3". तो ये बात याद रखनी है कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है डेट इज़ ऑलवेज 3 to 5 और जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो 5'3" होता है। तो जब एरो लगा होगा तो इसका मतलब होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन को शो कर रहा है या सेंट्रल डॉगमा की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसलिए ये बात जहन में रखनी है और बहुत गौर से देखनी है ऑप्शंस को। सो 3'5" इज़ द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड 5'3" इज़ द कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे ये बात जो समझने वाली है कि ये 3'5" अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इसका मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। तो होल सेंट्रल डॉगमा जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। सिर्फ एप्लीकेशन भी 5 to 3 डायरेक्शन में, ट्रांसक्रिप्शन भी 5 to 3 डायरेक्शन में, और जो अब ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे वो भी 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे ये जो है क्या हुआ, ये दिस इज अ स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। यहाँ पे RNA पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम यहाँ पे आके अटैच हो गया प्रमोटर रीजन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉलो एंजाइम में इसके साथ सिग्मा फैक्टर भी अटैच है। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये अटैच हो जाएगा उसके बाद ये सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगी ट्रांसक्रिप्शन बबल। दिस वन इज द ट्रांसक्रिप्शन बबल। अब यहाँ से ये कोर एंजाइम जो है ये होल प्रोसेस को लेके चलेगा आगे इलॉन्गेशन, और उसके बाद फिर आगे आ जाएगा एक और स्टेप्स को हम टर्मिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज द इलॉन्गेशन स्टेप, जो डिस्कस हुआ था कि इलॉन्गेशन स्टेप में कोर एंजाइम जो है वो रिक्वायर होता है। तो कोर एंजाइम जो है वो यहाँ से इसको इलॉन्गेट कर रहा है। बेसिकली RNA की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई थी इनिशिएशन स्टेप में। फिर वो जैसे जैसे कोर एंजाइम आगे बढ़ता जाएगा, RNA के जो यहाँ से ऐड होते रहेंगे न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट इसमें ऐड होते रहेंगे और वो न्यूक्लियोटाइड्स बनते रहेंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये DNA का टेम्पलेट स्टैंड है तो उस पे ये बेसिस प्रेजेंट थी AGCT, तो इसके RNA के ऊपर बेसिस आ जाएगी U। ये जो RNA के न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होंगे ये यहाँ पे ये बेसिस ऐड कर देंगे। दिस इज सिंपल लाइक दैट। तो ये कोर एंजाइम जो है ये इन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है और RNA की सिंथेसिस होती जाती है। और ये अब मैंने दिखाया यहाँ पे आपको, ये इलॉन्गेशन स्टेप है, ये टर्मिनेशन साइट के पास पहुँच चुका है। तो अब इसके बाद जब ये RNA की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो एंड पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आता है जो हमने टर्मिनेशन में डिस्कस किया था। तो वो सीक्वेंस जो टर्मिनेशन साइट पे आता है, ठीक है, तो वो फिर टर्मिनेशन कॉज करता है। तो अब हम देखेंगे टर्मिनेशन स्टेप। नेक्स्ट जो यहाँ पे स्टेप आता है इसे हम टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। तो टर्मिनेशन स्टेप को समझने के लिए हमें उस टर्मिनेशन साइट को पहले डिस्कस करना है। जो टर्मिनेशन की साइट है उस पर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है GC-AT। GC की बेस पेयर्स होते हैं और AT के बेस पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे जब ये टर्मिनेशन सीक्वेंस आता है तो क्या होता है कि ये जो RNA फॉर्म होता है इस जगह पे, तो इट विल फॉर्म ओवर हेयर अ लूप, जैसे एक लूप बना लेता है लाइक दिस वन, और इस लूप को हेयर पिन लूप कहते हैं, हेयर पिन लूप। और दिस वन इज द 5' और ये RNA है, ठीक है। तो अब
इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पे ये लूप की जब फॉर्मेशन होगी, ये कोर एंजाइम जो है वो इस जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये लूप की जो फॉर्मेशन होती है ये थोड़ा और इसमें टेंशन क्रिएट होगी इसके अंदर, ये ऐसे ये और टेंशन क्रिएट होगी इसके अंदर और ये इस तरीके से लूप की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दैट इज़ 5 प्राइम, दिस इज़ द RNA। अब मैं इस लूप को यहाँ पे शो कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो सके कि वहाँ पे कौन सी जो है ना वो बेसिस प्रेजेंट थी। तो ये लूप ऐसे लूप जो है ये फॉर्म हो रही है लाइक दिस वन, लाइक दिस। तो इस पॉइंट पे जो टर्मिनेशन का ये पॉइंट है, यहाँ पे ये तो हमने डिस्कस किया कि ये टर्मिनेशन हो जाएगी GCAT। इसके बाद ये जो लूप की फॉर्मेशन होनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा DNA के ऊपर, तो DNA पे बहुत सारी एडेनिन की बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, और इस लूप की इस जगह पे इसके ऑपोजिट यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनकी बेसिस अटैच हो जाएंगी। तो अब बहुत सारी यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स अटैच होंगी और तो DNA के एंड पे यहाँ पे एडेनिन की बेसिस अटैच होंगी। तो ये पूरा स्टॉप सीक्वेंस होता है GCAT और उसके बाद फिर एडेनिन की बेसिस प्रेजेंट होती हैं। दिस होल इज़ द स्टॉप सीक्वेंस। और जो लूप के बाद, जो हेयर पिन लूप के बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है RNA का, जो ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आ जाती हैं, यहाँ पे यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो थी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जब ये RNA की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसके बाद अब 2 तरीके हैं। ये RNA, क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो ये RNA साइटोप्लाज्म में ही फॉर्म होता है, इसलिए इसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है, तो न्यूक्लियस से जब इसने बाहर आना है तो इसको फिर मॉडिफाई होना पड़ता है, अदरवाइज इसके ऊपर अटैक हो जाते हैं बाय द स्पेसिफिक एंजाइम्स। तो यूकैरियोट्स में अब जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद चेंजेस आएंगी, अब हमने वो डिस्कस करनी है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में अब आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि मैसेंजर RNA की जब फॉर्मेशन होती है तो वो इमेच्योर RNA होता है, उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन वो पोर्शन होता है जिसमें DNA के स्पेसिफिक जो कोड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इंट्रॉन वो पोर्शन होता है जिसकी नीड नहीं होती, इंट्रॉन एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं। तो इंट्रॉन्स यहाँ पे फिर सप्लाइज्ड आउट हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। जब इंट्रॉन्स सप्लाइज्ड आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो जो रिमेनिंग रह जाएगा मैसेंजर RNA उसको हम मैच्योर मैसेंजर RNA कहेंगे। ये जो मैच्योर मैसेंजर RNA होगा इसने फिर न्यूक्लियस पोर्ट से जो है ना वो निकल के साइटोप्लाज्म में आना है और फिर राइबोसोम के पास जाना है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। बट बिफोर इट्स डिपार्चर फ्रॉम द न्यूक्लियस, इस मैच्योर मैसेंजर RNA पे भी कुछ चेंजेस आएंगी, जो अब आपको इस डायग्राम के थ्रू नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर चेंजेस क्या आएंगी कि यहाँ पे इसके ऊपर एक कैप अटैच होगी जो इसके हेड पे नज़र आ रही है आपको यहाँ पे, दैट इज़ 7 मिथाइल GTP, और एक इसकी टेल अटैच होगी जिसको पॉली A टेल कहते हैं। ऐसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो एंड पे होता है, जो लूप के बाद जो बेसिस होती हैं RNA के ऊपर, वो यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, तो उसी के ऊपर ये जो है ना अब एडेनिन की बेसिस आकर अटैच हो जाएंगी। इन कैप और टेल, ये जो हेड और टेल अटैच करने से जो कैप होगी 7 मिथाइल GTP और हेड टेल होगी पॉली A टेल, इसको अटैच करने से जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि इसके ऊपर न्यूक्लियसिस और फॉस्फेटेसिस जो एंजाइम हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो इस RNA पे कोई इफेक्ट नहीं कर सकेंगे, और ये मैच्योर RNA बहुत ही ईजीली जो है वो राइबोसोम पे एंटर हो जाएगा और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।